गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपके सामने हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे, अपनी जिंदगी बड़े ही भरपूर अंदाज से गुजारे होंगे। और मौसम बहार का जाने के दिन करीब हैं और गर्मियों की आमद भी है, तो इसके लिए हमें जहनी और जिस्मानी तौर पर तैयार होना चाहिए। माह रमजान की भी आमद है और कुछ दिनों में ये बरकतों और रहमतों वाला महीना शुरू भी होने वाला है, तो इसके लिए भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर घर में तैयारी की जा रही है। गर्मी भी है, माह रमजान भी है और मूजी वायरस के हमले भी आपको पता है जारी और सारी हैं, जिनमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। तो ऐसे माहौल में एक इंतहाई अहम सवाल जो मुझ समेत तमाम आप जो देख रहे हैं नाजरीन के जहन में भी है कि खुद को तवाना और मजबूत कैसे रखा जाए, अपना इम्यून सिस्टम कैसे बेहतर किया जाए। तो इम्यून सिस्टम बेहतर बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो हमारी खुराक है। हमने आज माहिर ग़िज़ायात सारा फारूकी को मदऊ कर रखा है और उनसे जानते हैं कि माह रमजान में किस तरह की खुराक इस्तेमाल की जाए। सारा, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सारा, कुछ दिनों में रमजान स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद आपको पता है शिद्दत कितनी है, गर्मी भी होगी, तो किस तरह रोजे भी सबने रखे होंगे, तो क्या डाइट हमें लेनी चाहिए कि हमारे जो रोजे हैं वो अच्छे गुजर जाएं? सबसे पहले जरूरी है कि हाइड्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर पानी का इंटेक हो। पानी के इंटेक से मुराद ये नहीं है कि आप जो है सहरी के टाइम स्पेशली बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जैसे अक्सर लोग खाने के फौरन बाद ज्यादा पानी पीना शुरू कर देते हैं। तो ज़रूरी है कि अफ्तारी और सहरी के बीच में जो आपके पास टाइम होता है उस वक्त आप कोशिश करें कि 8-9 गिलास जो है वो पानी के आप पी लें अपने, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर आपको वो हाइड्रेशन उससे मिले। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आप मशरूबात घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम अफ्तारी के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। उनमें जो केमिकल्स एडेड हैं, जो शुगर एक्स्ट्रा एडेड है, वो उल्टा आपकी सेहत को ख़राब कर सकती है, आपकी इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय कर सकती है। अच्छा, इसलिए ज़रूरी है कि आपने जो भी, अगर आपने कुछ पीना है तो आप फ्रेश ऑर्गेनिक चीज़ें लें। जैसे कि आप फ्रेश फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सिर्फ पानी का इस्तेमाल करें। तो हाइड्रेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने फाइबर का अच्छा इंटेक करना है। फाइबर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि रमज़ान के दौरान अक्सर लोगों को जो है स्टमक का इशू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत ज़्यादा रहता है। तो पूरा दिन उन्हें कुछ नहीं खाना होता। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हाई फाइबर फूड्स का इंटेक करें, सहरी में भी और अफ्तारी के बाद भी। ठीक है। सहरी में हाई फाइबर फूड्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि आपका गंदम का आटा है, आप उसका इस्तेमाल करें। सफ़ेद आटे का इस्तेमाल ना करें। आप जो है मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल करें, वाइट ब्रेड ना इस्तेमाल करें, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप देख सकते हैं, आप जो का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका दलिया बना के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा मौजूद है, ये आपको ज़्यादा देर फुल रखेगा, पूरा दिन आपका पेट भरा रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी ज़्यादा। अच्छा, भूख तब ज़्यादा लगती है जब हम लोग ये ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें फाइबर की क्वांटिटी कम होती है, फिर आपको ज़्यादा भूख लगती है थ्रू आउट द डे। तो ज़रूरी है कि आप हाई फाइबर फूड्स का इस्तेमाल करें। उससे अब ये है कि आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और ये कि आपको पूरे दिन में भूख भी नहीं लगेगी। हमारी इम्यूनिटी को किस तरह हम जो बूस्ट कर सकते हैं, उसको मजबूत कर सकते हैं, कौन सी डाइट हमें लेनी चाहिए खास तौर पर रमजान में? कुछ चीज़ें जो छोड़नी पड़ेंगी। हमारा जो शुगर का इंटेक है, एक तो खास तौर पे शुगर का जितना ज़्यादा आप इंटेक करते हैं उतना ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप होती है, ठीक है। शुगर का इंटेक कंट्रोल करें। इवनिंग के टाइम अफ्तार में जो आप ये तली हुई चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, पकोड़े समोसों का इस्तेमाल करते हैं, ये ना सिर्फ वेट गेन में एक्चुअली वो आपको प्रमोट करते हैं, वेट गेन बढ़ाते हैं, हमला कर देते हैं जब इफ्तार होता है, पकोड़ों समोसों पे जितनी भी ऑयली चीजें होती हैं, वेट गेन भी होता है, साथ साथ आपका स्टमक भी अपसेट होना शुरू हो जाता है। कई लोग जो है इधर ही रमजान के उसमें ही जो है बीमार होना शुरू हो जाते हैं और स्टमक के बहुत सारे इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, स्टमक डिस्कम्फर्ट होने लग जाता है। तो तली हुई चीज़ों को जो है छोड़ दें। आप अफ्तारी जो है बहुत सिंपल करें, बहुत ही जिसे कहते हैं कम चीज़ें यूज़ करें। उसमें आप सैलड यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट सैलड यूज़ कर लें, जैसे फ्रूट चाट बना के यूज़ करें, दही बड़े यूज़ कर लें या चना चाट यूज़ कर लें। सारी चीज़ें मिक्स करके ना इस्तेमाल करें। हमारी अफ्तारी जो है वो इतनी ज़्यादा होती है, हम एक पूरे दिन में इतना नहीं खाते जितना हम अफ्तारी में खा लेते हैं। बिल्कुल कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है, आपका वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें अफ्तारी को एज अ स्नैक लेके चलें, ठीक है। उस वक्त आप थोड़ा सा ही खाएं। खजूर से आप स्टार्ट करें, आप साथ में कोई ड्रिंक ले सकते हैं, आप चाहे फ्रूट जूस लें या फिर आप लस्सी का इस्तेमाल करें या पानी का इस्तेमाल करें, साथ में कोई सैलेड का इस्तेमाल करें और फिर 2 घंटे का ब्रेक लेके फिर आप अपना प्रॉपर डिनर कर सकते हैं। लेकिन सारा ऑयली चीजें तो हम खाते हैं, लेकिन स्पाइसी चीजें भी बहुत ज्यादा हमारे टेबल का हिस्सा होती हैं, वो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे? स्पाइसी चीजें आप जितनी ज्यादा खाएंगे उतनी ज्यादा लोगों में एसिडिटी का भी इशू शुरू हो जाता है, या आपके एसिड रिफ्लक्स होने लग जाता है, सीने में अक्सर लोगों को जलन शुरू हो जाती है।
तो कोशिश करें कि स्पाइसेस का कम इस्तेमाल करें, मॉडरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल ना करें, और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें, और कोशिश करें कि अफ्तारी में और सहरी में साथ में दही ज़रूर रखें। एग्जैक्टली मैं वही पूछने लगी थी कि रमज़ान के दौरान ये दही और लस्सी का इस्तेमाल कितना अहम है हमारे लिए। बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि आपकी डाइजेशन में भी हेल्प कर सकता है, आपके स्टमक को साफ भी रखता है और क्लियर रखता है, और इसमें जो है वैसे ही आपके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, इनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप जो है, अगर जैसे अक्सर लोग दूध सोडा का इस्तेमाल करते हैं खास तौर पे इफ्तारी में, वो ना इस्तेमाल करें। लोगों को लगता है उससे बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है और बहुत मतलब आप अच्छा फील होता है आपको, हालांकि उल्टा वो आपको अंदर नुकसान दे रही होती है। अच्छा, ठीक है, उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड मौजूद है जो कि कैल्शियम के साथ वैसे ही बाइंड हो जाता है और उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है बॉडी से, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है सच। तो कोशिश करें कि अगर आपने दूध पीना है तो खालिद सिर्फ दूध पिएं, या फिर आप लस्सी का इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसके अंदर एक्स्ट्रा सोडा या चीनी या इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और जैसे हम लोग शेक्स वगैरह बनाते हैं, अक्सर स्मूदीज हैं या फ्रूट शेक्स बनाते हैं, उसमें अलग से चीनी ऐड करने की जरूरत नहीं है, फ्रूट्स ऑलरेडी बहुत तो आप जो है वो सिंपल शेक बना के खुद भी पिएं और बच्चों को भी आप वो दे सकते हैं। बच्चों को भी आदत ना डालें कि वो एक्स्ट्रा शुगर ऐड करके जो है उसका इस्तेमाल अगर शुगर नहीं भी डालनी तो आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइट के लिए भी बड़ा अच्छा है और आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। और दूसरा, हमने देखा है सारा इफ्तार पे तो सब लोग ऑयली चीजें भी खा लेते हैं, स्पाइसी चीजें भी खा लेते हैं, उसके बाद फिर कहवा पीते हैं, ये किस तरह, मतलब ये ठीक है? उसके फौरन बाद अक्सर लोग चाय का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। रीज़न ये है कि खाने के साथ जब भी आप चाय का इस्तेमाल करेंगे, उससे ये होगा कि इनडाइजेशन होने लगी, खाना डाइजेस्ट नहीं होता। लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि खाना उससे डाइजेस्ट होता है, हालांकि वो डाइजेस्ट नहीं होता। खाने इनडाइजेशन शुरू हो जाती है, एकदम से वो गैस फील होने लगती है, लोगों को पेट निकल आता है, उनका ब्लोटिंग शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि अगर आपने चाय पीनी भी है तो एटलीस्ट 1.5 घंटे के बाद आप पिए, खाने के आसपास ना पिए। ओके, तो मुझे ये बताइए सारा कि अगर हम देखें तो दस्तरखान पे हमारे ज्यादा जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, जिससे हमें ज्यादा, एक तो एनर्जी भी उस वक्त बूस्ट हो हमारी अगर हम उन चीज़ों का इंटेक करें, क्योंकि तली हुई चीज़ें भी होती हैं, स्पाइसी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन मेजर कंपोनेंट्स हमारे क्या होने चाहिए दस्तरखान पे? इफ्तारी में अगर आप बात करी है तो उसमें हम लोग जो है खजूर से स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपको फौरन एनर्जी मिले। सेकंड है कि आप साथ में कोई भी ड्रिंक किस तरह की रख सकते हैं, या लस्सी का इस्तेमाल करें या लेमनेड का इस्तेमाल करें। अगर लेमनेड यूज़ करें तो प्लीज़ उसमें चीनी ना ऐड करें, ठीक है? चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। उसके साथ फिर आप जो है या पानी जितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं पानी का इस्तेमाल करें। बाकी मशरूबात एक साइड पे, पानी जो चीज़ कर सकते हैं कोई और चीज़ नहीं कर सकते, हाँ। तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और कुछ नहीं तो दूध भी पी सकते हैं या शेक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है स्नैक के तौर पे कोई चीज़ लें, जैसे फ्रूट चाट बंदा खा लेता है, या फिर चना चाट ले लें, या फिर दही बड़े का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वो है जो ऑर्गेनिक चीज़ें जो आप खा सकते हैं और घर में बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। कहने का मकसद ये कि अफ्तारी को इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं फेस्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आप इतनी सारी चीज़ें बना लेते हैं और इतना खाया भी नहीं जाता, और उसके बाद आपकी तबीयत भी भारी हो जाती है। एग्जैक्टली, लोग जो है खाने के बाद चाय पी और वो लेट जाते हैं, उनसे हिला भी नहीं जाता। एग्जैक्टली, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर कम खाएंगे ना, आपको थोड़ी देर में फील होना शुरू हो जाएगा कि भाई एनर्जी वापस आ गई है। उस वक्त असल में हमें ना ऐसे लग रहा होता है कि अगर हमने ये सारी चीजें ना खाई तो हमें वो एनर्जी नहीं मिलेगी। बिल्कुल, थोड़ा सा खुद को टाइम दें, आहिस्ता आहिस्ता करके खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। थोड़ी देर बाद आपको फील होने लगेगा कि आप में एनर्जी आना शुरू हो गई है और आप वो इतना थका हुआ भी फील नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है सारा, जब बहुत ज्यादा खा लेते हैं ना जो लोग, वो फिर इफ्तारी के बाद एनर्जी उनमें होती नहीं है, वो और ज्यादा उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। ऐसे ही है। अब देखिए पूरा दिन आपने कुछ नहीं खाया, आपका स्टमक जो है वो कॉन्स्टेंटली जिसे कहते हैं वो क्लियर अप हो रहा होता है। अब आपने एकदम से इतना ज्यादा खा लिया, वो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बोझ होता है, ठीक है? आपको तो वो टेस्ट आ रहा होता है, वो बस टेस्टी खाने एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी के ऊपर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि इफ्तारी हल्की रखें। उसके बाद आप 1-1.5 घंटे के बाद अपना प्रॉपर डिनर कर सकते हैं। उसमें आप चाहे रोटी इस्तेमाल करें या चावल यूज करें, वो जो अभी आपके घर में खाना बना हुआ है, जो भी खाना बना हुआ है आप वो खा सकते हैं। और अगर सहरी की अगर सारा बात की जाए तो जो लोग पराठों का इस्तेमाल करते हैं सुबह और हैवी, मतलब इस तरह की चीजें खाते हैं, वो ठीक है हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए? सहरी में आप कभी कभी अगर आपका दिल कर रहा है ठीक है पराठा खाने का तो आप खा सकते हो, लेकिन हर रोज नहीं खाना चाहिए, ठीक है? अच्छा, जो है मैंने पहले भी बात की थी, हाई फाइबर फूड्स का इंटेक करें, ठीक है? ये छोटी छोटी टिप्स है, अगर आप इसका ख्याल रखेंगे ना, आपका वेट गेन नहीं होगा। ओके, ठीक है? कई लोग जो वेट लॉस के लिए जो परेशान होते
खाते रहते हैं उनका वेट लॉस भी हो जाएगा और कोई हेल्थ इश्यूज भी नहीं आएंगे। ठीक है। सहरी के टाइम कोशिश करें कि जैसे आपने रोटी फॉर एग्जांपल आपने बनाई है तो उसको जब आप तवे से उतारते हैं तो उसके ऊपर हल्की सी ड्रिजल करते हैं ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उससे ही आपको एनर्जी मतलब भी प्रॉपर सूखी वाली रोटी, वो पराठा नहीं। ठीक है। उसके ऊपर 1 टीस्पून आपने ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन डाली, उसके साथ आप जो है अपना कोई भी अंडा किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं, फ्राइड लें या ऑमलेट की फॉर्म में ले लें या फिर बॉइल्ड फॉर्म में, जैसे भी आपको अच्छा लगता है उसका ले सकते हैं। साथ में दही का इस्तेमाल करें, दही और एक फ्रूट लाजमी आपका होना चाहिए। बेशक आप एक बोल दही का उसके अंदर आप कोई फ्रूट ऐड करके ऊपर 1 टेबलस्पून आप चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। उससे यह है कि चिया सीड्स के अंदर भी आपको फाइबर की क्वांटिटी ज्यादा मिलती है। तो ऑटोमेटिकली जो है आप ज्यादा देर तक जो है फुल रहेंगे, आपको पूरे दिन में इतनी भूख नहीं लगेगी। भूख तभी लगती है जब हमारी जो सहरी है वो इस तरह की हो जिसमें फाइबर की क्वांटिटी कम होती है। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल से यही चीजें लोगों को पता नहीं है। लोग हैवी जो है वो सहरी कर रहे हैं, उसके बाद उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है और वेट भी बहुत ज्यादा गेन हो जाता है और एक्सरसाइज का फिर कोई मार्जिन ही नहीं होता। आप ये नोटिस करें ना कि रमजान में लोग ज्यादा जल्दी वेट गेन करते हैं। नॉर्मल डेज में आप इतना वेट गेन नहीं करते हो, हालांकि आप पूरा दिन खा रहे होते हो। लेकिन रमजान में हालांकि आप सिर्फ सहरी, इफ्तारी या डिनर कर रहे होते हो, फिर भी आपका वेट इतना ज्यादा गेन होता है। उसकी रीजन यही है कि हमारा इनटेक प्रॉपर नहीं है, हम जो चीजों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ठीक नहीं होती। तो हम जिस तरह देख रहे हैं सारा कि कोविड की सिचुएशन भी हमारे सर पर ही है और पहले से जो रमज़ान हम लोगों ने गुजारे हैं ये थोड़ा रमज़ान डिफरेंट होगा, मुख्तलिफ होगा, हम लोगों को ज़्यादा घर में गुजारना पड़ेगा। तो इसमें फिर किस तरह हम गुजार सकते हैं और इम्यून सिस्टम को वो चीज़ें हमें डाइट बताइए जो बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी और एनर्जाइज करेगी। अच्छा, कोविड में ख़ास तौर पे लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि भाई अगर हम सप्लीमेंटेशन करते हैं या सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। मतलब डाइट पे वो लोग ध्यान नहीं देंगे, डाइट वैसे ही लेंगे जैसे वो नॉर्मली ले रहे हैं, प्रॉपर नहीं खाएंगे, लेकिन ऊपर से सप्लीमेंट्स लेंगे। सप्लीमेंट्स जो है वो ऐड ऑन करते हैं, आपकी डाइट के साथ हेल्प करते हैं, वो अलग से काम नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं उसके साथ आप सप्लीमेंट्स जो ऐड करेंगे वो आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप डाइट प्रॉपर ख्याल नहीं रख रहे, सिर्फ सप्लीमेंट्स का इंटेक करें तो उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है। तो कोशिश करें कि अपनी डाइट बेहतर करने की कोशिश करें। इसी बात पे हम लोग बार बार फोकस क्यों करते हैं, जो नेचुरल फूड्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जितने अच्छे तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकते हैं, कोई किसी और तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। ठीक है। तो कोशिश करें कि जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटेक करें। जो भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ रहे हैं उनका ज़्यादा इंटेक करें। उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें जो विटामिन्स मिनरल्स हैं वो बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब होंगे आपके और आपके लिए हेल्पफुल है। हेल्पफुल भी होंगे। हाइड्रेशन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कोविड से लड़ने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी हाइड्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाइड्रेशन कोविड भी है, दूसरा ये जो शिद्दत की गर्मी पड़ने वाली है आगे, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग हाइड्रेट रहें। और दूसरा मैंने देखा है सारा के मशरूबात में दूध सोडे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इफ्तारी के फौरन बाद, वो हमारी सेहत के लिए खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ इफ्तारी में कई लोग जो है हर रोज इस्तेमाल करते हैं, रात को सोने से पहले भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा खतरनाक इस तरह से क्योंकि उसके अंदर जो है जो आप सोडा ऐड करें उसमें फॉस्फोरिक एसिड है, वो आपकी बॉडी में जो है कैल्शियम के साथ बाइंड होकर वो बॉडी से कैल्शियम को एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, उल्टा आपकी बॉडी को उसका नुकसान हो रहा है। आपको ऐसे फील हो रहा होता है कि आपको बहुत उससे जो है अच्छा फील हो रहा है और ठंडक फील हो रही है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो आपकी बॉडी को जो है नुकसान दे रही होती है। तो कोशिश करें कि अगर आपने दूध पीना ही है तो अलग से आप जो है दूध का इस्तेमाल करें या लस्सी का इस्तेमाल करें, चाहे कच्ची लस्सी हो या दूसरी लस्सी हो, आप उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फूड्स तक जितना रहेंगे उतना अच्छा आपके लिए। ठीक है जी, सारा फारूकी हमारे साथ मौजूद थी। सारा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और हम बात कर रहे थे कि रमज़ान में हमारी डाइट किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि गर्मियाँ भी हैं और रमज़ान भी और मुहलिक वायरस है जो हमारे सर पर मंडला रहा है, उसकी वजह से हमें अपनी डाइट बहुत ही अच्छी रखनी है। तो आपसे भी यही उम्मीद है कि आप ये जो रमज़ान है बड़े अच्छे तरीके से गुजारेंगे और घर में रह के गुजारेंगे और घर के खानों से गुजारेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, मुहलिक वायरस की ही बात हो रही है तो इस हवाले से आपको बताते चलूं कि लाहौर में कोरोना वायरस फिर आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। शहर में एक ही रोज में 33 मरीज इंतकाल कर गए हैं। 24 घंटों में 1347 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक भी हुई है। सुबह भर की बात की जाए तो 2711 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मुख्तलिफ बेड्स कम पड़ गए हैं, 43% वेंटिलेटर्स मरीजों से भर गए हैं। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं को चेयरमैन है कोरोना एडवाइजरी ग्रुप हैं डॉक्टर असद असलम। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र है।
सर ये मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल चल रही है ये थर्ड वेव इसकी, और हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है, कितने केसेस आज रिपोर्ट हुए हैं और कितने मुस्बत आए हैं? देखिए, इस वक्त लाहौर में तकरीबन लाहौर के 21 पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल और 36 प्राइवेट हॉस्पिटल, टोटल मिला के तकरीबन 50 से ज्यादा बन जाते हैं। इसमें 1205 मरीज दाखिल हैं इस वक्त, जिसमें से 749 कंफर्म्ड हैं और 456 सस्पेक्टेड हैं। और इनमें 786 जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शामिल दाखिल है और 419 जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में। ठीक है। और इनमें जो 665 मरीज हैं वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में है, यानी हाई फ्लो ऑक्सीजन पर हैं। और 223 जो है वो वेंटिलेटर बेड पर है, यानी कि उनको बाई पैप या सी पैप की जरूरत है। और 317 मरीज हैं जो लो फ्लो ऑक्सीजन पर हैं। तो लेकिन सब के सब मरीज वो है जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हैं, उनको हम बगैर ऑक्सीजन के नहीं रख सकते। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 25 डेथ हुई है लाहौर में, जिसमें और ऑक्यूपेंसी रेट जो बेड्स का है वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट का तकरीबन 73% है और जो आईसीयू बेड का है वो तकरीबन 91% है। लेकिन इसके साथ साथ नए वेंटिलेटर भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। मतलब कल रात को 10 मजीद वेंटिलेटर मेयो हॉस्पिटल को दिए गए हैं, जो अभी 1 घंटे में फंक्शन उनकी हो जाएगी शुरू। इसके अलावा हाई फ्लो नेजल कैनुला की भी परचेज की गई है, ताकि 15 से 20 वो भी नए ऐड किए गए हैं, ताकि क्रिटिकल पेशेंट को किसी किस्म का रिफ्यूजल ना हो सके। ठीक है सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मोहम्मद बिलाल ने भी हमें ज्वाइन किया है। बिलाल, मुझे आप बताइएगा कि हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है, कितने फीसद जो वेंटिलेटर्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं? जी देखिए मुनीबा, जिस तरह डॉक्टर असद हसन साहब बता रहे थे कि वेंटिलेटर्स और जो ऑक्सीजन की बेड्स की जो रेशियो है ये काफी हद तक जो है ये फिल हो चुकी है। अब देखिए, अगर 91% वेंटिलेटर्स फिल हो चुके हैं और तकरीबन 80% ऑक्सीजन बेड्स फिल हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज थी वो स्टक हो चुकी हैं। अब करना क्या है, इशू क्या है? अब ये इशू ये है कि अब हमारे जो रवैये हैं, हम जो एहतियाती तदाबीर हैं कोरोना के हवाले से, एसओपीज के हवाले से, वो आप उस तरह नहीं ले रहे। मुझे भी रोजाना कई कॉल जाती हैं, इसी तरह डॉक्टर असद सलाम को भी रोजाना कई कॉल हम भी करते हैं। वो लोगों की तरफ कहते हैं कि सर बेड नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहा, मतलब हाई ऑक्सीजन एसटीयू जो बेड्स है वो नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं से अरेंज करवा के देखिए। हॉस्पिटल्स के अंदर एक महदूद फैसिलिटीज हैं जो कि लोगों को प्रोवाइड हो रही है। अब इशू ये है कि हम किस तरह कोरोना वायरस से बच सकते हैं, किस तरह प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, लेकिन उस तरफ हम जाने की बजाय हमारा सिर्फ जो स्ट्रेस है, जो सारा दबाव है, वो हेल्थ फैसिलिटीज की तरफ है। वेंटिलेटर्स की तादाद हमारे पास मैक्सिमम 600-700 से ज्यादा नहीं है पूरे लाहौर के अंदर। आबादी को आप मल्टीप्लाई करें तो 1.25 करोड़ की आबादी बनती है, तो ये 600-700 वेंटिलेटर्स ने क्या करना है हमें। इसी तरह ऑक्सीजन बेड्स की जो तादाद है 1200-1300 के तकरीबन वो है, तो मतलब अल्टीमेटली हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स मिला के 2000 बनते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई करें तो मेरा ख्याल है ये तो हम 1% आवाम को भी इसकी हेल्थ की जो सहूलियात है वो नहीं दे सकते। तो इसी वजह से जिले इंतजामिया को भी चाहिए, एनसीओसी जो फेडरल पे है और पंजाब गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो एसओपीज है कोरोना के उसको मजीद बेहतर करें, मजीद एडवर्टीजमेंट करें, लोगों को मजीद आगाही और शऊर जितना दे सकते हैं दे। देखिए अभी भी तीसरी लहर की जो पीक है ये अपने फुल उरूज पे है। अब ये कितनी देर कायम रहनी है, ये तकरीबन जो WHO है उसके मुताबिक तकरीबन ये जून के एंड तक ये जाएगी। तो इसका मतलब है अभी भी हमारे पास 2 माह है, तो 2 माह ये इतने क्रिटिकल हैं कि अगर हमारे प्यारों में से कोई खुदा न खास्ता इल होता है तो उसको हॉस्पिटल में फैसिलिटीज नहीं मिल सकती। आप सिर्फ ये सोचें कि हमारे हॉस्पिटल तक हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह तशवीशनाक मरीज बढ़ रहे हैं, देखिए पहली लहर में दूसरी लहर में इतने जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे वो नहीं आ रहे थे जितने तीसरी लहर में आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अब पेशेंट्स को हम घरों में क्वारंटाइन कर रहे हैं। पहले पेशेंट्स क्वारंटीना सेंटर्स में हो रहे थे, मुख्तलिफ अस्पतालों में हो रहे थे, मुख्तलिफ जो क्वारंटीना सेंटर्स हैं वहां भी हो रहे थे।
आप पेशेंट जब घर से हॉस्पिटल की तरफ जब रेफर होता है या आता है तो उस वक्त वो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि घर में बिलाल मेरे ख्याल से जो लोग ज्यादा क्वारंटाइन हो रहे हैं इस दफा वो ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में आ रहे हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये वजह तो नहीं है कि एक तो इसका फैलाव जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि अब लोग हॉस्पिटल्स की बजाय घर में क्वारंटाइन हो रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो उनको सिम्टम्स क्या हैं, और वो जब वर्स्ट उनकी सिचुएशन होती है तो वो तब हॉस्पिटल आते हैं। बुनियादी वजह एक यही है कि इस वक्त लोग 3-3, 4-4 दिन घर में गुजार देते हैं हाई ग्रेड फीवर के साथ, और घर में ही वो समझते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर रखने से वो ठीक हो जाएंगे। ऑक्सीजन सिर्फ इसका इलाज नहीं है। अगर आप वक्त फौरन 1 या 2 दिन बुखार सेटल नहीं होता, आप जाके हॉस्पिटल में कोविड सेक्शन से कोविड ओपीडी में कोविड इमरजेंसी में अपना मुआयना करा के और अद्वियात लेके घर चले जाएं तो वो भी हो सकता है। लेकिन घर में 4-4, 5-5 दिन गुजारना और उस वक्त अस्पताल में आना जब कोरोना बुरी तरह दोनों लंग को मुतासर करके निमोनिया में मुब्तला कर देता है, उस वक्त ऐसी स्टेज होती है कि फिर हम पेशेंट को घर भी नहीं भेज सकते, हमें आईसीयू या हाई डिपेंडेंसी यूनिट में रखना पड़ता है। तो सर, जो ये हुकूमत की जानिब से एसओपीज लगाए गए हैं, सख्ती की गई है, आप उससे मुतमईन हैं? देखें, एसओपीज लगाए, लॉकडाउन भी कर दिया, वीकेंड पर दुकानें बंद हैं, यूनिवर्सिटीज बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, शादी घर बंद हैं, शाम 6 बजे के बाद दुकानें बंद हैं। अब अगला स्टेप यही होगा कि मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश कर दें। तो एसओपीज ही वाहिद हल है। और दूसरी एक चीज, कल भी आपका प्रोग्राम हुआ, उसमें भी मैंने दरख्वास्त की अवाम से कि सिर्फ एक चीज पर अमल कर लें कि गैर जरूरी घर से ना निकलें। बहुत जरूरी हो तो घर से निकलें, वरना घर में रहें। एक नौजवान बच्चा घर से बाहर जाता है, उसको खुद कुछ नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो बीमारी लेके घर चला जाता है और बाकी सब लोगों को ट्रांसफर कर देता है। तो गैर जरूरी घर से निकलना एटलीस्ट 1 महीने के लिए बंद कर दें, तो इंशाल्लाह ये हम मुकम्मल तौर पर वबा पर जल्दी काबू पा लेंगे। ठीक है, डॉक्टर असद असलम हमारे साथ मौजूद थे, को चेयरमैन थे कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के। सर, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ मोहम्मद बिलाल भी मौजूद थे। बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपडेट किया। और हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से, और आपको पता है कि जिस्मानी सेहत और दिमागी सेहत का बहुत ही गहरा ताल्लुक है इस वक्त, और आप जितना जिस्मानी तौर पर फिट होंगे आप उतना खुद को भी फिट रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलूं कि मारूफ रोमानवी शायर अब्दुल हमीद अदम की आज 111वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इस सिलसिले में अदबी हलकों में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम भी किया जाएगा। अदम 10 अप्रैल 1910 को गुजरावाला में पैदा हुए थे। अदम ने अपनी शायरी का आगाज हफीज जलंधरी और जोश मली आबादी जैसे मुमताज शोरा के साथ किया था। अब्दुल हमीद अदम ने सिर्फ रोमानवी शायरी की और बेहद मकबूल हुए। उनके दर्जनों शेरी मजमुए शाया भी हुए हैं और उन्होंने 10 मार्च 1981 को वफात पाई और वो मुगलपुरा लाहौर के करीब कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाजरीन। घर एक ऐसा लफ्ज है जिसे सुकून, इत्मीनान और तहफ्फुज का इस्तिआरा समझा जाता है और जाती घर इंसान की बुनियादी ख्वाहिश भी होती है। महंगाई के इस दौर में जाती घर बनाना किसी मुश्किल इम्तिहान से कम नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब
बरसरे इक्तदार में आए तो उन्होंने आवाम से कुछ वादे किए, जिनमें 50 लाख घर देने का वादा भी शामिल था। लगता है कि इस वादे के वफा होने के दिन आ चुके हैं और आवाम के लिए अच्छी खबर यह है कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत 4000 अपार्टमेंट्स की तामीर के मंसूबे का संगे बुनियाद भी रख दिया है। वजीर आजम ने LDA सिटी के लॉटीज में लेटर्स तकसीम किए हैं और उनका कहना है कि कम कीमत की हाउसिंग स्कीम के तहत मजदूरों को अपना घर बनाने का मौका भी मिलेगा। ये स्कीम है क्या, घर किसे और कैसे दिए जाएंगे, ये अवामी फलाह का मंसूबा कब तक मुकम्मल हो जाएगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं SM इमरान साहब हैं, वाइस चेयरमैन है LDA। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं ज़ैनुल आबदीन है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। जैन, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, जिस वादे का इंतजार था वो वफा होने के मेरे ख्याल से दिन आ गए हैं और कल इफ्तिताह भी हो गया, वज़ीर आज़म साहब ने किया है। तो मुझे बताइएगा कि इसके कितने फेजेज हैं और कब तक ये मुकम्मल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप ही के प्रोग्राम में बैठ के हमने बात कुछ टाइम पहले की थी इसकी, हमने कहा था कि इंशाल्लाह जल्दी इफ्तिताह भी हो जाएगा। तो अल्लाह के करम से कल अल्हम्दुलिल्लाह वो इफ्तिताह हो गया जी। अब इसका काम इंशाल्लाह फुल फ्लेश शुरू हो जाएगा। इसके वर्क ऑर्डर बन गए, ठीक है, टेंडर्स अवार्ड कर दिए गए हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कल ही एक्चुअली साइट पे मशीनरी लगा के एक्सकवेशन स्टार्ट कर दी गई, ठीक है। तो आइडिया ये था कि PM इस बार इफ्तिताह करें तो ऐसा ना हो जो टिपिकल होता है तो फीता काट देते हैं, तो काम नहीं होता। काम शुरू कर दिया हमने, ठीक है। अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी एप्लीकेशंस का प्रोसीजर और स्क्रीनिंग का प्रोसीजर है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगला 1 महीना लगेगा हमें। ओके, हम बेबी स्टेप्स मैं बोलूंगा लेके चल रहे हैं कि चीजें ठीक चलें। और इसको 4000 पे स्टार्ट करने की जो असल वजह थी ना वो ये थी कि एक पूरा फेज हम कंप्लीट कर लें। फेज से मतलब है ये एक पूरा मॉडल है। असल इसको समझाना मैं जरूर ये बात चाहूंगा आपके पास कि ये एक बिजनेस मॉडल जिस तरह का बनाया गया है इस पे बहुत मेहनत हुई है। एग्जैक्टली। अगर इस बिजनेस मॉडल को आप सही से बैठ के स्टडी करें तो ये सस्टेनेबल भी है, ठीक है। हुकूमत पंजाब से हम कोई पैसे नहीं मांग रहे इसके, ओके। और ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट $1 बिलियन प्रोजेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है जी। हाँ। अवाम दे रही है पैसे, बैंक्स फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अवाम ने सिर्फ 10% पैसे देने, 2,70,000। आज 1.5 साल तक कुछ नहीं देना, और जब अपने घर में घुस जाएंगे तो उसके बाद वहां पे किस्तें ऐसे देनी जैसे रेंट देते हैं बैंक, और मलकियत भी हासिल करनी है 10 से 20 साल की आसान के साथ। इस मॉडल पे मेरा मानना है कि ये 50 लाख घरों का पूरा मंसूबा ही हम खत्म कर सकते हैं, ओके। और खान साहब को मैं इसका बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा क्योंकि वो पिछले 1.5-2 साल से जो एक फोरक्लोजर लॉज, मॉर्गेज फाइनेंसिंग, स्टेट बैंक, फाइनेंशियल लोगों बिठा के मशावरत कर रहे थे, उसकी ही ये अहमियत है। exactly. वो सबसे अहम कड़ी अब कंप्लीट हो गई है और हमने गवर्नमेंट का दिया हुआ हर बेनिफिट इसके अंदर डाल दी। नया पाकिस्तान के साथ हमने एग्रीमेंट कर लिया है, 3 लाख रुपए उनसे सब्सिडी आ रही है। वहां साल पहले जो जनरल पब्लिक ने अप्लाई किया था, जो लोग परेशान बैठे थे, हमने अप्लाई किया, क्या हुआ, उनको अपार्टमेंट मिल रहे हैं जनरल पब्लिक, और वो बिल्कुल आम आवाम है, बहुत आम आवाम है, ठीक है जी। अगले 2000 खान साहब कहते थे कि गवर्नमेंट के लो पेड एम्प्लॉइज को भी मिलना चाहिए, उनको भी मिल रहा है, उनकी एप्लीकेशन चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बताता हूँ, एप्लीकेशन की डेट हमने 4 दिन एक्सटेंड की है, डिमांड बहुत ज्यादा थी और थर्सडे हमारा आखिरी दिन था, एक दिन में 4,500 एप्लीकेशन आई। अच्छा, तो चीजें अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ऐड हो रही हैं, बिल्टअप हो रही हैं, और मैं ये बिलीव कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह 1.5 साल में इस अपार्टमेंट के अंदर लोग रह रहे होंगे, ठीक है। और हम इंशाल्लाह अगले 1-1.5 महीने में जब ये पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेंगे और हमें समझ आ जाएगा कि कहीं पे कोई गलती रहेगी उसको फिक्स तो नहीं करना, तो हम अगले बहुत तेजी से अपने फेजेस लॉन्च करेंगे। तो पहला फेज तो स्टार्ट हो गया है ना, तो उसके कितने अपार्टमेंट? 4,000 अपार्टमेंट, 650 स्क्वायर फीट के, 2 बेडरूम के, बेसिकली बालकनी सब में है। और इस पूरी स्कीम की जो अहम बात है वो ये है कि जैसे कोई अच्छी आप प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में जाते हैं ना, आपको खुशादा सड़कें, पार्क्स मिलते हैं, जगह मिलती है, अच्छी मस्जिदें मिलती हैं, ये सब होगा इसमें। तो असल में हम लोगों को एक इज्जतदार लिविंग दे रहे हैं। हम उनको सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि भैया घर आके बना लो, अब घर बन जाए, बाहर चीजें ना हो, या नो। पार्क हैं, हर ब्लॉक के आगे अपना पार्क है, ठीक है। और फिर बड़े पार्क अलग है, बड़े पार्क में 100-100, 150-150 कनाल के पार्क है, ठीक है, वो अलग बने हुए हैं। चलने की जगह, क्योंकि वो मेरा जरा उस पर जरा पर्सनल टची पॉइंट है, मुझे लोग चलते हुए नजर अच्छे लगते हैं, पोल्यूशन कम होती है, चीजें होती हैं, वो भी रखी गई है, ठीक है। मस्जिदें बन रही हैं, कम्युनिटी सेंटर्स बन रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बन रहे हैं। खान साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली जरूर है, ठीक है। जैन, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आपने ये सारा कवर भी किया, कल इफ्तिताह भी था, इसका बड़ा भरपूर इफ्तिताह भी किया गया है। वहाँ पे जिनको अलॉट हुए हैं ये, उनके बारे में बताइए, वो कितने लोगों को अलॉट हुए हैं और उनके तासुरात क्या थे, अवाम क्या देख रही थी, इत्मीनान था उनको? शुक्रिया मुनीबा आसिफ। एक तो नो डाउट के कल शहर लाहौर के वो लोग जो मजदूर हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए एक बड़ा दिन था, क्योंकि ग्राउंड ब्रेकिंग संगे बुनियाद रखा गया है इन 4,000 अपार्टमेंट्स का।
अब इनकी एप्लीकेशंस हैं वो ली जा रही हैं, अभी गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद दूसरे फेज में जनरल पब्लिक के लिए जो एप्लीकेशन है, रजिस्ट्रेशन है, उसका अमल शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है। बड़ा अच्छा ये प्रोजेक्ट है। कल वजीर आज़म साहब ने SM इमरान साहब की कारकर्दगी के मोतरफ भी हुए, उन्होंने तारीफ भी की। इसमें ना मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरे कुछ सवालात भी हैं। बिल्कुल अब 11 अप्रैल 2018 को प्राइम मिनिस्टर इस मंसूबे का ऐलान करते हैं कि हम 50 लाख घर देंगे। ठीक है। अक्टूबर 2019 में SM इमरान साहब ऐलान करते हैं कि हम LDA सिटी में ये अपार्टमेंट्स बनाएंगे, और 1.5 साल बाद जाके अप्रैल 2021 में इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होती है। अगर यही स्पीड है तो फिर 50 लाख घर किस तरह बनेंगे? आपने इस जगह पे 35,000 अपार्टमेंट्स का सोचा हुआ था, किस जगह पे इतनी हर्डल्स आ गई कि एक प्रोजेक्ट जिसका प्राइम मिनिस्टर ने 2.5 साल कबल ऐलान किया, आपने 1.5 साल कबल ऐलान किया, और फिर उसके बाद ये प्रोसेस में इतनी ताखीर हो गई। तो इस तरह तो लगे रहेंगे तो 50 लाख घर बनना नामुमकिन नजर आ रहा है। क्योंकि 2.5 साल का अरसा सिर्फ इनके पास रह गया है, तो उसमें ये मंसूबा मुकम्मल होगा किस तरह होगा ये भी हमने देखना है। बिल्कुल। तो या तो ज्यादा को प्लानिंग में आप लगे कि हमने को बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करनी है, या कोई किसी जगह पे हर्डल्स आ गए जिसकी वजह से ये मंसूबा इतनी देर से शुरू हुआ। हालांकि जगह आपके पास पहले से मौजूद थी, प्लान आपके पास पहले से मौजूद था, तो फिर क्या वजह हुई इसमें मुश्किलात आने की? दूसरी बात, अभी ना इसमें एक नई लोगों ने सोचना शुरू कर दी है कि शायद ये सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन को ही मिलेंगे। ये तासुर आ भी रहा है, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि हुकूमत कह रही है कि सबके लिए ये प्लॉट्स हैं, मजदूरों के लिए खास तौर पर कि वो अपना घर बनाए। लेकिन क्या जैन मजदूरों के पास इतना पैसा होगा कि वो जो पहली जो किस्त है वो दे सके? क्योंकि जो वो कमाते हैं वो तो खा लेते हैं। देखिए, जो इन्होंने फाइनेंशियल मॉडल बनाया है वो तो देख के यही मुनीबा समझ आती है कि लोग इससे फैसिलिटेट होंगे। अब ये वक्त बताएगा कि किस तरह वो फैसिलिटेट हो सकते हैं। देखिए, जो 27 लाख रुपया रखा गया, आप शहर लाहौर में किसी भी मुकाम पे चले जाए, मैं किसी सोसाइटी को मेंशन नहीं कर रहा, तो 7 लाख रुपए मरला से कम किसी जगह पे आपको कोई जमीन नहीं मिलती, और मैक्सिमम आप चले जाएं तो 25 से 30 लाख रुपए मरले तक वो जगह चली जाती है। तो यहाँ पे 27 लाख में तकरीबन 3 मरले का अपार्टमेंट मिल जाता है, तो लोग उसकी किस्त भी दे देंगे, वो भी ऑलमोस्ट उतनी होगी। फिर 20 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट है, 20 साल में वो अमाउंट इतनी कम हो जाती है कि लोग अकोमोडेट हो जाते हैं। लेकिन लोगों का सवाल है कि अब 2000 के बाद जिस तरह बाकी होता है, जिस तरह आशियाना में हुआ, जिस तरह दीगर प्रोजेक्ट्स में हुआ कि वो प्रोजेक्ट रुक जाता है और उसके बाद बाकी लोगों को अपार्टमेंट मिलते नहीं है, तो वो कब से मिलना शुरू होंगे इमरान साहब? वो और जो 35,000 का ख्वाब है वो कब पूरा होगा? कब पूरा होगा, यही हम जानना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में जैन ने बड़ी अच्छी बातें रेज की हैं, और बल्कि ये बातें अवाम को बतानी भी जरूरी है। देखिए, हुकूमत ना जब चलती है ना, हुकूमत के दायरे में बहुत से कवानीन होते हैं जी, जो वक्त के साथ बने हैं। 70 साल में बने, अच्छे बने, बुरे बने, तरीकेकार बन गया, और उसको करने का, काम करने का भी एक तरीकेकार बन गया। हमने प्रोजेक्ट करना, लेकिन हमने कोई कानून नहीं तोड़ना। ये मेरा पहले दिन से वैसे भी मैंडेट और स्टैंड है कि मैं कानून नहीं तोड़ना पसंद करता। हमें उस कानूनी दाव पेच को समझ के इस प्रोजेक्ट को, इस बिजनेस मॉडल को बिठाने में ये 1.5 साल लगा। ठीक है, मैं जैसे कि कह रहा हूं, अब ये मॉडल बन गया। ठीक है, मेरा ये बिलीफ है, बिलीफ है कि ये, मैं वही कह रहा हूं, ये ट्रांजैक्शन पूरी खत्म हो जाए, 50 लाख घर इस पे बन सकता है। ये मान है मेरा कि ये हो सकता है। कितने अरसे में सर ये ज्यादा है? अगर ये चीज कंप्लीट हो जाए और आपके पास जमीन हो, जो भी डिपार्टमेंट करना चाहे। जमीन तो पहले से ही मौजूद थी। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कौन सा काम करना चाहता है, 50 का 50 लाख लाहौर में तो नहीं बन सकता ना। हमारे पास ये जमीन जो मौजूद थी, ये भी पीछे बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। अच्छा, आपने एक सवाल पूछा था, लेकिन वो सवाल थोड़ा सा मिक्सअप है, मैं उसको क्लियर कर देता हूं। कल लोगों को जो अलॉटमेंट मिली है वो इसकी नहीं मिली है। अच्छा, 12 साल से यहाँ पे लोग परेशान बैठे हुए थे। LDA सिटी में 10,000 बंदा, ठीक है, जिसको बेसिकली इन लोगों पिछली हुकूमतों ने फाइलें दे दी, ठीक है, लेकिन मौके पे कोई काम नहीं किया। अच्छा, उनने किया क्या कि वो फाइलें ऐसे मिली कि उन्होंने कहा ये 60,000 कनाल का एरिया, इसमें जमीनों को एग्जाम्पशन की फाइलें देंगे। ठीक है, अब आप फाइलें जब खरीदते हैं तो फोकस होकर एक जगह पे खरीदें ताकि डेवलपमेंट तो। उन्होंने एक छट्टा बना दिया, 400 कनाल इधर, 200 कनाल 5 किलोमीटर दूर, 300 कनाल 2 किलोमीटर दूर। तो सोसाइटी तो नहीं बन सकती थी, वह डेवलपमेंट तो नहीं हो सकती थी, वह डेवलपमेंट नहीं हुई। उनको ये बात समझ में नहीं आई कि करना क्या है। लोग बेचारे परेशान हो गए। वो 10,000 का एक पूरा ग्रुप बन गया, वो टोटो में गए। नैब ने 2018 में इंक्वायरी इनिशिएट कर दी। ठीक है, फिर एक हाई पावर्ड वो कोर्ट ने ऑर्डर किया मियां महमूद रशीद साहब को कि आप कमेटी बना के बैठे। उनने कहा प्लीज आप सबके साथ बैठ के रिजॉल्व करें। मैं ऑफिशियली प्रोग्राम पे DG नैब का, नैब वालों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक्चुअली उन्हें हमें हेल्प की इसमें।
हमारे साथ बैठे अगर वो ना होते तो ये मसला हल नहीं होना था। हल नहीं होना था। और सर हम पहले भी देखते थे कि इस तरह के मंसूबे स्टार्ट हो रहे हैं जैन, लेकिन वो बीच में आके बंद हो जाते थे। लेकिन इसमें मुझे बताइए कि इसमें ट्रांसपेरेंसी पूरी आपको मिलेगी, पूरी मिलेगी, ये मुकम्मल हो पूरी मिलेगी। जब उन 10,000 लोगों को फाइलें दी है ना हमने, तो हमारी वो जमीन क्लियर हो गई, ठीक है, और ये दूसरी जमीनें भी क्लियर हो गई फ्रॉम इनकम्बरेंस। हमारा कोई चार्ज नहीं रहा उस पर। तब जाके ये हलोकी के इलाके को हम काम करने के काबिल हुए, क्योंकि पुरानों को तो पहले क्लियर लाइबिलिटी थी ना, उसको क्लियर करना था। अब ये क्लियर हो गया। हमारे पास 8,500 कनाल में 4,500 कनाल की अराजी एलडीए के नाम पे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमीन का जब मसला नहीं, अब तो काम ही करना। बिजनेस मॉडल हमने वो बनाया है जिसमें एलडीए कोई नफा नहीं कमा रहा उनसे, नुकसान भी नहीं कर रहा, नफा भी नहीं कर रहा, कॉस्ट मॉडल है। आज आप लाहौर शहर में कहीं भी चली जाए, 500 स्क्वायर फीट का अगर आपको अपार्टमेंट मिलेगा ना, तो 50 लाख का मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ 650 स्क्वायर फीट का हर फैसिलिटी के साथ आप उनको 27 लाख का दे रहे हैं, और आप मॉडल ये दे रहे हैं वो 3 साल की किस्तों में मिलता है। लेकिन सर अभी तो सरकारी मुलाजमीन को दिए जा रहे हैं ना, तो जो मजदूर तबका है जो वो कब से स्टार्ट हो? और मुनीबा दोनों को दिया जा रहा है। सर पूरा लाहौर इस वक्त सिर्फ यही सुनना चाहता है, मैं भी यही सुनना चाहता हूँ कि क्या मैं इसके लिए अहल हूँ? ये कैमरामैन, क्योंकि आप लास्ट टाइम आए थे तो आपने कहा था सहाफियों को भी मिलेगा, तो वो उनका मरहला कब स्टार्ट होगा? आप तो नहीं है अहल, ठीक है ना, ये हमारे पर उनके लिए जिनकी तनख्वाह 50,000 से कम, ठीक है। पहली तो इस बात को जरा ठीक हो गया जी। बिल्कुल आपका कैमरामैन भी अहल है, आपका बाहर चलता हुआ ड्राइवर भी अहल है, आपका मजदूर भी अहल है, ये सब इसके लिए अहल है। मतलब सहाफी इसमें नहीं है? सहाफी भी इसमें अहल है, आ सकता है, बट नेचुरली वो सहाफी अब किस लेवल वाले आप लाने की बात करें, वो डिपेंडेंट की बात। अच्छा, दूसरी बात, आम आवाम ने और उसके बाद वो लेटर ऑफ कंफर्ट लेना है बैंक से, वो बैंक तो फिर उनको एक नई ट्रक की बत्ती की ये बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझने वाली है। ट्रक की बत्ती की बात नहीं है, इस बात को प्लीज आप समझे। नया पाकिस्तान में जब सबने अप्लाई कर दिया आज से साल पहले, वो 250 रुपए एप्लीकेशन देके, उन एप्लीकेशनों को उनने स्क्रीन करना शुरू किया, ठीक है। देखिए, एक आपका आम तबका होता है, बैंकों ने, बैंक एक बिजनेस है, ठीक है ना। बैंक जब मॉर्गेज फाइनेंस देता है उससे अपने रिस्क को कंफर्म करना कि मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, कुछ और नहीं हो जाएगा, इस पे वो फंसता है। इसीलिए गवर्नमेंट फोरक्लोजर लॉ पे बहुत ज्यादा काम कर रही थी। जिस बात को बहुत लोग समझते नहीं है वो था क्या, फोरक्लोजर लॉ ये होता है कि अगर आप बैंक की किस्त नहीं दे सकते तो बैंक कहता है यार मेरे को इतना राइट दो कि मैं उसकी वैल्यूएशन करूं, उनको नोटिस दूं एक प्रोसीजर के तहत बनाओ, और उनको बताऊं आप इस जगह से बाहर निकले, खत्म हो गई बात। हमारे यहाँ होते थे कि कोर्टों में जाना, और कोर्ट की बहुत वक्त लंबे लग जाते हैं, मसला हल नहीं होता था, तो बैंक कहता था फिर मैं ये काम क्यों करूं। पूरी दुनिया में आपका हमसाये मुल्क आपकी मॉर्गेज फाइनेंसिंग की बेस पे उन्होंने पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बूम ले आए, मुल्क बढ़ गए, उनकी चीजें चढ़ गई हैं, चीजें सीधी हो गई हैं। आपके यहाँ वो किया जा रहा है। नया पाकिस्तान ने जो एप्लीकेशनें ली थी, उन्होंने उनका स्क्रीनिंग का बहुत अच्छा सिस्टम बनाया, ठीक है। उनने स्क्रीनिंग के लिए नादरा, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, पीटीए, इन सबको यूज किया, और आम बंदे की स्क्रीनिंग करके बैंकों से अंडरस्टैंडिंग बना ली है कि अब आप इनको लोन देंगे, और वो क्लियर है, लोग जो उन्होंने बना लिए फाइनली, ठीक है। तो ना हमने नेफ्डा के साथ अग्रीमेंट इसलिए की है ताकि जो आम बंदे वाली बात, उनके साथ पहले ही एप्लीकेशन आई थी, एप्लीकेशन तो आ चुकी हुई है ना, हमने उन एप्लीकेशन को भी तो करना था, और लाहौर के ही लोग हैं, तो उन एप्लीकेशन को हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, उनसे आम बंदे को एक्चुअली पहले मिल जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट मुलाजमीन को बाद में मिलेगा, क्योंकि उनकी तो स्क्रीनिंग अभी होनी है, ठीक है। तो नेफ्डा के साथ जो एमओयू हमारा साइन है, और अब जेवी अग्रीमेंट हमारा साइन होना रह गया, जो ईसीसी क्लियर उनका हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा, उसके बाद उनसे से हमें लिस्ट देनी है, हमने उनसे लेके काम शुरू कर दिया। आम बंदा। अच्छा सर, क्या किसी के पास अगर कोई जगह मौजूद है, वो किसी जगह का मालिक है, क्या वो इसके लिए अहल हो सकता है? अगर किसी के पास कोई गाड़ी मौजूद है जो एक्साइज में रजिस्टर्ड है, क्या वो अहल है? और सबसे बड़ी बात, ये जो पेंशनर्स हैं उनको भी तो अल्टीमेटली पेंशन आती रहती है, क्या वो इसके लिए अप्लाई करने के एलिजिबल होंगे? जो पेंशनर्स है ना, वो इस वक्त इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सके। अच्छा, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। उनने जब मुझे पता स्क्रीनिंग करनी है और चीजें करनी है, ज्यादा इस पे जो नौकरी पे लोग आज बैठे हुए हैं ना, उनका फोकस उन पे रहेगा, वो प्राइवेट हो या किसी प्राइवेट या दूसरे, वो प्राइवेट वाले नेफ्डा के थ्रू ऑलरेडी आ रहे हैं, ठीक है ना, और आपके थ्रू दूसरे आ रहे हैं। नेफ्डा ने जिनका किया वो तो प्राइवेट एम्प्लॉय से भी जरा हट किए, क्योंकि वो लिटरली ऐसे है जो कोई रेडी वाला या मजदूर इस तरह के बंदे हैं, ठीक है। उनकी स्क्रीनिंग बहुत, एवेल्यूएशन बहुत मुश्किल होती है कि आपने कैसे करनी है। जिसके नाम पे कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी मौजूद है, क्या वो अहल है? अगर इनके पास वो चीज आती है तो उसको डिस्करेज किया जाएगा, ये नहीं बोला जाएगा कि इसको नहीं दे सकते, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है क्या। इसके बाद एक मरला पड़ा हुआ था, बोले ये अहल नहीं है, तो वो भी जाती है उसके साथ। गरीब आदमी तो छोटी छोटी जगह ही लेता है ना अपनी, तो हम इस पे शराइत इस तरह की इतनी टाइट नहीं कर रहे, हम लेके चल रहे हैं साथ साथ। नया पाकिस्तान ने जो 3 लाख की सब्सिडी देनी है, उनका एक एक्स्ट्रा स्क्रूटनी का क्राइटेरिया होगा कि हम सब्सिडी दे रहे हैं तो कौन आम आदमी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है, आशियाना चले जाए, कहीं भी चले जाए,
उनने बातें की कि हमने इतनी शराइत लगाई हैं, लेकिन एंड में क्या हुआ, लोगों ने आशियाना में प्लाट लिया, जाके कोई और बैठ गया, वहां कोई और आ गया। और अगर इसको अभी 1.5 साल तो कोई नहीं बात की जाए तो आशियाना में और ये वाले हाउसिंग सोसाइटी में क्या फर्क होगा? देखिए, आशियाना एक सोसाइटी बनाई गई जिसमें गवर्नमेंट ने अपना पॉलिटिकल लोगो तो दिया, ठीक है, लेकिन उस लोगों के साथ उन्होंने ये टारगेट किया कि बस हमने लोगों को दे दिया, अगर हमने कमाल कर दिया, लोग आ जाएंगे, रह लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। अच्छा प्रोजेक्ट है, बुरा प्रोजेक्ट, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। उसमें शरारतें इस तरह की आ गई कि ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी गई, ठीक है ना, लोगों को ऑब्लाइज करना शुरू कर दिया गया, कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑब्लाइज कर दिया। इसमें जैन साहब को बेहतर बता देंगे, हाँ। क्योंकि ये इसको बहुत अच्छे क्लोजली फॉलो करते रहे। ठीक है, हमने इंश्योर ये किया है कि हर लेवल पे वो कवानीन बना दें कि ये ट्रांसपेरेंट रहे, हाँ। इस प्रोजेक्ट को कोई रोक ना सके। एस्क्रो अकाउंट्स बनाए, एस्क्रो अकाउंट का शर्त ये है कि इस प्रोजेक्ट का जो पैसा है उसमें जाएगा और इसी प्रोजेक्ट पे लगेगा। अब अगर उसको कोई और लगाएगा तो हमने कानून बना दिया कि उसमें सजा है। मतलब आने वाले वक्तों में जितना लोग अब डरते हैं, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह नैब ने माशाल्लाह इतना खौफ तो लोगों में डाल दिया, नैब खुद ही उठा लेगी कि आपने हाथ कैसे लगाया इसको, बिल्कुल कानून बना हुआ। एक मुनीबा नई थ्योरी जनरेट हुई, जैसे ये इनकी तरफ से कैंपेन चलाई गई या कल ग्राउंड ब्रेकिंग हुई, तो लोगों ने एक नई थ्योरी जनरेट की। बड़े लोगों ने मुझसे भी सवाल किया और आपस में उन्होंने बातें की। ठीक है, वो कहते हैं कि हमारे नाम पे कुछ नहीं है, अच्छा। हमारे वालिदैन के नाम पे है, हमारे भाइयों के नाम पे है, या हमारे जो अबाव अजदाद है उनके नाम पे प्रॉपर्टी मौजूद है, मेरे नाम पे कोई मौजूद नहीं है। फिर लोगों के सर यही सवाल है कि क्या वो अहल है या नहीं। एक बंदा जिसके अपने नाम पे कुछ नहीं है और उसके वालिदैन के नाम पे है या भाइयों के नाम पे है, क्या वो अहल है इसके लिए? देखिए लॉजिकली वो अहल है। अब इस बात को प्लीज समझें। देखिए एक वालिद है, उसके 5 बेटे हैं, हाँ। एक बेटा अच्छी नौकरी कर रहा है, ठीक है, एक बच्चा पढ़ाई नहीं कर सका, बुरी नौकरी कर रहा है, ठीक है, तो क्या उसका राइट नहीं है घर लेने का? राइट है, बिल्कुल ठीक है। हम तो बहुत तबके की बात कर रहे हैं। एक बंदा है, वो कारोबारी था, वो कारोबार अच्छा कर रहा था, सब कुछ ठीक था, उसका एक बच्चे ने अपना कारोबार बना लिया, दूसरे को कारोबार समझ ही नहीं आता, वो नौकरी करता है, तो इसका मतलब वो अहल नहीं है। तो देखिए आपने अपॉर्चुनिटी सबको देनी है, हर इंसान को एक इंसान समझे, उसको उसके टोले में ना देखें। यही कह सकते हैं कि इफ्तिताह तो हो चुका है इस प्रोजेक्ट का और देखते हैं कि काम कितनी तेजी से जारी और सही रहता है और हम देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। एसएम इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत शुक्रिया आपका, और ज़ैनुल आबिदीन आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। नाजरीन, मैं अक्सर कहती हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और जागो लाहौर की हमेशा ये कोशिश रही है कि उन बासलाहियत लोगों को दुनिया के सामने लेकर आएं। आज हम जिस बासलाहियत मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, उनसे मिलकर आपको पाकिस्तानी होने पर और भी ज्यादा फख्र महसूस होने लगेगा। सुबह पंजाब के शहर रहीमयार खान से ताल्लुक रखने वाले इस नौजवान डॉक्टर ने सर्जरी के आलमी इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल करके मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन किया और वो ये एजाज हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी भी हैं। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इंग्लैंड एंड आयरलैंड के 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसके तहत MRCS का इम्तिहान लिया जाता है और दुनिया भर में से हजारों डॉक्टर्स और सर्जन्स इसमें हिस्सा लेते हैं और इंग्लैंड में सर्जरी की प्रैक्टिस के लिए इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना लाजमी है। पाकिस्तानी डॉक्टर उस्मान तारिक ने इस इम्तिहान में 93% नंबर हासिल करते हुए पूरी दुनिया में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर उस्मान तारिक ने। डॉक्टर उस्मान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर उस्मान, आपने जो एक बहुत ही बड़ा कारनामा किया है और पूरी दुनिया में आप फर्स्ट पोजीशन आपने हासिल की है, हमें बताइएगा इस इम्तिहान के बारे में, कितनी मेहनत दरकार थी और किस तरह आपने इसको सर किया? जी, इस एग्जाम के लिए MRCS जो है कम से कम प्रिपरेशन जो मुझे करनी पड़ी इस एग्जाम के लिए वो 6 मंथ्स की थी और डेली के मुझे 4 to 6 आवर्स अपनी रूटीन के साथ, नॉर्मल रूटीन के साथ, ड्यूटीज के साथ इसमें मुझे प्रेप करनी पड़ती थी और हार्ड वर्क तो काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि इसमें कोर्स मटेरियल बहुत ज़्यादा है, सर्जरी रिलेटेड, बेसिक साइंसेज रिलेटेड, तो इस वजह से इसकी प्रेपरेशन तो काफ़ी डिफिकल्ट है और काफ़ी हार्ड वर्क चाहिए इसको प्रेप करने के लिए इसकी। अच्छा, ठीक है, तो मुझे बताइए कि इस एग्जाम की आपने पहले ही तैयारी कर रखी थी, पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रखी थी कि मैंने पोजीशन हासिल करनी है?
नहीं, ऐसा तो मेरी कोई ऐसी वो प्लानिंग नहीं थी कि मुझे इसको टॉप करना है या इसकी पोजीशन लेनी है। मेरा इनिशियली यही था कि मेरा ये एग्जाम पास हो जाए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन ये तो अल्लाह का शुक्र और करम हुआ है कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत से नवाजा मुझे। बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह उस्मान आप बता रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल जो है ये इम्तिहान है, तो कितनी देर लगी आपको इसकी तैयारी करते हुए? कब से आप स्टार्ट कर दी थी आप लोगों ने ये तैयारी करना? जी, मुझे इसकी तैयारी में 6 मंथ्स का जो है वो पीरियड लगा। अच्छा। 6 मंथ्स इसकी प्रिपरेशन की है। देन मैं इस एग्जाम में अपीयर हुआ जनवरी में। ठीक है, तो मुझे बताइए उस्मान, बचपन से ही इतने लाइक फाइक थे आप और पढ़ाई का शौक था? नहीं, पढ़ता तो मैं शुरू से ही काफी ज्यादा था। मतलब मैं थ्रू आउट अपनी जो है वो स्टूडेंट लाइफ एंड कॉलेज लाइफ में टॉपर रहा हूँ। लेकिन अभी क्योंकि जो है जब प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो गए तो प्रॉपर स्टडीज को टाइम देना और ये चीजें काफी डिफिकल्ट थी। तो अभी जस्ट नॉर्मल स्टडी जिस तरह नॉर्मल इंडिविजुअल्स पढ़ते हैं उसी तरह ही मेरी नॉर्मल रूटीन थी। और आपने पंजाब कॉलेज से भी पढ़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? कोई हमें बताइए, कोई मेमोरी जो हो वो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ। जी, मैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस रहींगर हर कैंपस में 2006 टू 2008 तक का जो FSC प्री मेडिकल का सेशन था उसका मैं स्टूडेंट रहा हूँ। और शायद पंजाब कॉलेज ही वो बेस था जिसकी वजह से जो है मैंने मेडिकल का जो कैरियर है उसको अडॉप्ट किया। मेरे बहुत अच्छे वहाँ पे प्रोफेसर हैं जिनसे मैं अभी भी कांटेक्ट में, सर इमरान बशीर साहब, तो उन्होंने मुझे काफी गाइड किया। मतलब मैं तो जब FSC में था बहुत डिमोटिवेट हो गया था कि मुझे मेडिकल प्रोफेशन ही चूज नहीं करना कि जितना डिफिकल्ट है। लेकिन उनकी मोटिवेशन से और उनकी वजह से मैंने जो है MBBS और उस तरफ के जो है वो अपना एम जो है सेट की है लाइफ में। बिल्कुल ऐसे ही है। पंजाब कॉलेज की अगर बात की जाए तो वो हमेशा आगे रहा है, सरफहरिस्त रहा है कि वो बच्चों को मोटिवेट करे और आगे लेकर आए और उनका जो फ्यूचर है उनको इन्हांस करे। तो मेरे ख्याल से उस्मान, आपको क्या लगता है कि इस तरह के तालीमी इदारे, हमें कितनी ज़रूरत है इस तरह के तालीमी इदारों की हमें? जी, तालीमी इदारे जो इस तरह के हैं जो कि किसी भी स्टूडेंट का गोल सेट करने में, एम सेट करने में हेल्प आउट करते हैं, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कैरियर गाइडेंस किसी भी स्टूडेंट को देना बहुत ज़रूरी है और अगर उसको वो टाइमली मिल जाए तो उसका कैरियर बनने में और फ्यूचर में उसको क्या करना है वो बनाने में उसको आसानी हो जाती है। तो इसलिए ऐसे इदारे होना जैसे पंजाब कॉलेज है जहाँ पे प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस दी जाती है, तो उस हवाले से बहुत जरूरी है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस हों। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस्मान, मुझे बताइए आपकी रूटीन क्या होती थी? किस तरह आप टाइम मैनेज करते थे कि आपने इसकी तैयारी भी करनी है, बाकी आपने जॉब भी करनी है, घर वालों को भी टाइम देना है, खुद के लिए भी टाइम निकालना है? जी, डिफिकल्टी तो काफी होती थी टाइम मैनेजमेंट में क्योंकि मैं अभी सर्जिकल रजिस्ट्रार हूँ शेखजाद हॉस्पिटल रहींगर खान में। तो मुझे सर्जरीज और ड्यूटीज वो सब कुछ साथ साथ लेके चलना पड़ता था। लेकिन मैं बीच में मैं अपना टाइम निकाल लेता था, मैनेज कर लेता था कि मेरे 4 आवर्स पर डे जो है मेरे निकल आए और मैं अपनी स्टडी को दे सकूं। अच्छा, मतलब आपने एक पूरा प्लान बनाया हुआ था, स्केड्यूल बनाया हुआ था जिसके हिसाब से आप चलते थे। तो आगे की क्या प्लान है उस्मान आपके? क्या मजीद करना चाहते हैं आप? जी, इंशाल्लाह मैं सेकंड फेलोशिप के लिए UK जाऊंगा और हेपेटोबिलियरी सर्जरी का मेरा प्लान है फ्यूचर में इंशाल्लाह लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी में। ठीक है, तो उसके लिए आप UK जाएंगे और फिर बाद में आके पाकिस्तान में सर्विसेज देंगे? जी, आफ्टर 4 to 5 years की ये फेलोशिप है UK में हेपेटोबिलियरी सर्जरी के। दिन मेरा इंशाल्लाह प्लान है कि अपने रहीमियर खान सिटी में एक लिवर ट्रांसप्लांट जो सेंटर है उसको बनाने का। क्योंकि उस्मान, हमने देखा है कि अक्सर डॉक्टर्स बाहर जाते हैं, उनको अच्छी नौकरी वहाँ पर मिल जाती है तो वो बाहर के होकर रह जाते हैं, वो फिर पाकिस्तान को भूल जाते हैं। तो आप तो नहीं ऐसा करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह मेरे माइंड में यही है कि मुझे अपने सिटी को और पाकिस्तान को आके वापस इंशाल्लाह सर्व करना है। ठीक है उस्मान, हमने सुना है आपको अवार्ड भी दिया गया है, वो किस चीज का अवार्ड दिया गया है तो उसके बारे में हमें बताइएगा। ये मुझे 2015 में प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया था थ्रू आउट MBBS गोल्ड मेडल लेने पे। ठीक है।
तो डॉक्टर ममनून हुसैन जो तब प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उन्होंने मुझे कॉन्वोकेशन पे वो अवार्ड दिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उस्मान हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे अपनी लाइफ के हवाले से और उस इम्तिहान के हवाले से जो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उन्होंने आलमी सतह पर पहली पोजीशन हासिल की है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और हमारी वेल विशेज इनके साथ हैं डॉक्टर उस्मान के साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मान कि आपने हमें वक्त दिया है। अच्छे तरीके से आपने अपना वीकेंड गुजारना है। जाते जाते गाना जरूर सुनिएगा, तेरा मुखरा हंसी। अल्लाह हाफ़िज़।